हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी, इंडिया के बेस्ट बायोलॉजी के क्रैश कोर्स में जो नीट की चल रही है। आज हम लोग उसमें बात करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 मींस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का। ये अभी थियरी सेशन चल रहा है। इसका जो अगर तुम्हें प्रैक्टिस सेशन करना है जो कि बहुत ही मस्ट है, जिसमें 20,000 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें जो प्रैक्टिस सेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे तुम्हें मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट इनरोल कर लो, जो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में चलने वाली है। रोज मैं तुमसे 4 घंटे मांगता हूं और वो तुम 4 घंटे अपने डेडिकेट भी कर रहे हो। यूट्यूब के लिए 1 से 1.5 घंटे और बाकी 3 घंटे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, जहां पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिट्स फॉर बायोलॉजी। यहां पे सारे लेटेस्ट अपडेट्स तुम्हें मिलते रहेंगे। ये 100 डेज की जो क्रैश कोर्स चल रही है बिट्स फॉर बायोलॉजी और अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, इसका शेड्यूल तुम्हारे सामने है। 14 दिसंबर को ये स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। अब कई बच्चे पूछते हैं कि जो पहले क्लासेस हमारी छूट गई 14 की, वो कैसे होगा? डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा उस क्लासेस का, तो वो क्लास तुम कर सकते हो। और बाकी YouTube पे हम लोग मिलते हैं 10 बजे और शाम 6 बजे मिलते हैं। और बाकी अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में 4 बजे और रात 9 बजे मिलते हैं, जहां पे हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी की 3 पेजेस हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो जो 3 क्वेश्चन की हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में, तो बात आती है वो सेशंस कैसे अनलॉक होंगे हमारे लिए। तो वो सेशंस को अनलॉक करने का सिंपल सा तरीका है, वहां पे जैसे ही तुम अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करोगे, तो अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करते समय ही तुमसे पूछा जाएगा कि रेफरल कोड या इनवाइट कोड यूज करने के लिए। तो जैसे तुम वहां पे कुमार लाइव यूज करोगे, वैसे ही तुम्हारे लिए सारे सेशंस मेरे अनलॉक हो जाएंगे वहां पे। अगर तुम अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, तो अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म पे भी आने के लिए तुम्हें रेफरल कोड का क्या यूज करना होगा? कुमार लाइव। जैसे ही तुम ये कोड का इस्तेमाल करोगे, वैसे ही तुम्हें 10% का तुम्हें यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो ये 10% डिस्काउंट यहां मिल जाएगा तुम्हें। अनअकैडमी पे 2 तरह के पेड प्लेटफॉर्म है। एक तो प्लस का प्लेटफॉर्म है, जो सामने इसके प्राइसेस लिख रखे हैं, और ये अनअकैडमी का आइकनिक प्लेटफॉर्म है, जिस पे तुम कुमार लाइव यूज करोगे तो 10% का तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे तुम यहां देख सकते हो, ऑसम कुमार लाइव रेफरल कोड इज अप्लाइड। ओके बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बात होगी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की। बेहद शानदार ये टॉपिक है, अपने आप में बहुत कुछ बातें ये रखता है और बहुत कुछ बातें कहना चाहती है एनसीईआरटी। मैं कोशिश करूंगा हर एक लाइन का मतलब मैं समझाऊं कि एनसीईआरटी किस एस्पेक्ट में क्या बोलने को चाह रही थी। ओके, क्योंकि बहुत ही ब्रीफ में चीजें बोलती है एनसीईआरटी, हम लोग यहां पर उसे एलाबोरेट करेंगे। सबसे पहला जो वर्ड आता है, ये आता है डाइवर्सिटी। मेरे कपड़े का कलर ब्लैक है, तुम्हारे कपड़े का कलर येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, फिर ब्लू हो सकता है। ये बोल सकते हैं हम कि कपड़ों में डाइवर्सिटी मिल रही है, कपड़ों के कलर में डाइवर्सिटी। मेरा जो इसका डिजाइन है वो अलग हो सकता है, तुम्हारे कपड़े का डिजाइन अलग हो सकता है। तो बोल सकते हैं ना, डिजाइन में डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। ऐसे ही हम लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी की बात करते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी लिविंग वर्ल्ड में स्पीसीज आती हैं, उनमें गजब की डाइवर्सिटी मिलती है। तो क्या इस पूरे टर्म को हम बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं? बायो टर्म आया लिविंग वर्ल्ड के लिए, और बाकी डाइवर्सिटी तो तुम जान ही रहे हो, तो इस चीज को बोलते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने पॉपुलराइज किया था? तो नाम याद रखना है, एडवर्ड विल्सन। इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम ये। तो पहला हो गया एडवर्ड विल्सन। दूसरी, इस दुनिया में टोटल कितने स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं? तो अगर तुमसे डिस्कवर्ड पूछा जाए तो 1.7 to 1.8 मिलियन, क्योंकि अगर जो डिस्कवर्ड होंगे उनका नोमेनक्लेचर भी किया गया होगा, आइडेंटिफिकेशन भी किया गया होगा। तीसरा सवाल, इस दुनिया में कितने स्पीसीज एक्सपेक्टेड हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एस्टिमेशन? रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बोला है कि टोटल 7 मिलियन स्पीसीज लगभग इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस बार ये नीट का क्वेश्चन है ये। ओके, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर हैं, याद रखने का है। बात आती है कि जो स्पीसीज की बात कर रहे हैं, बहुत तरह के स्पीसीज हो सकते हैं। जैसे मान के चलो पॉटेड प्लांट है, इंसेक्ट है, बर्ड है, पेट्स है, बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स हैं जिन्हें हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते, वो भी तो हमारे बीच ही रह रहे हैं ना। जैसे कई सारे माइक्रोब्स हैं, तो माइक्रोबियल स्पीसीज भी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। इसके बाद एक बात यह भी आती है, मानकर चलो कोई बच्चा है रेहान, मैं रेहान के घर गया, अभी जस्ट दिसंबर में मैं रेहान के घर पहुंचा, उसके मैं गार्डन में गया,
गार्डन में जब मैंने उसमें स्पीसीज को काउंट किया तो मुझे टोटल वहां पे 10 स्पीसीज मिलते हैं। लेकिन फिर से अगर रेहान के घर में नीट एग्जाम के बाद जाऊं तो उसके घर में क्या पता गार्डन में 10 से ज्यादा स्पीसीज मिल सकते हैं या 10 से कम स्पीसीज भी मिल सकते हैं। अगर ज्यादा मिलेंगे तो सिंपल सी बात है स्पीसीज वहां पे बढ़ चुके हैं, अगर कम मिले तो समझ जाना है स्पीसीज का वहां से एक्सटिंक्शन हो चुका है, वहां से वो गायब हो चुका है। नया स्पीसीज को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो डाइवर्सिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, नया नया स्पीसीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, जब पुराने जगह को भी फिर से खंगालते हैं वहां पे भी नया स्पीसीज मिलने के आसार होते हैं। बात समझ में आई? तो बस यही बात यहां पे बोली गई है। बायोडाइवर्सिटी टर्म को तो हम समझ ही चुके कि जो भी नंबर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे है उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड, होते जा रहे हैं। और हमारे इस दुनिया में अगर बात करें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन, अगर इसको मैं बोलूं नॉर्मल में तो 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं। इसमें ज्यादा कौन है, प्लांट हैं या एनिमल हैं? इनको अगर दो पार्ट में मैं अगर डिवाइड करूं तो जो 1.2 मिलियन है, एक तो मैं 1.2 मिलियन में डिवाइड करूंगा और 1.5 मिलियन में, मिस एक लगभग हो गया 1.2 मिलियन और एक हो गया 0.5 मिलियन, मिस एक 12 लाख और एक लगभग 5 से 6 लाख हो गया। नंबर किसके ज्यादा होंगे, प्लांट के या एनिमल्स के? क्या लगता है, प्लांट्स के नंबर ज्यादा या एनिमल्स के नंबर ज्यादा? जो नंबर हैं वो किसके ज्यादा होते हैं? वो नंबर एनिमल्स के ज्यादा होते हैं और प्लांट्स के नंबर कम हैं। मानकर चलते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने पे भी नुकसान तो होता है प्लांट को ना। ह्यूमन तो माइग्रेट कर सकते हैं, बर्ड्स भी माइग्रेट कर सकते हैं, मिस एनिमल्स माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस को वहीं रहना होता है। तो इस कारण स्पीसीज प्लांट्स के कम हैं। इसके बाद मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड तो है ही। इसके बाद क्या होता है ना, जैसे मैं एक नाम बोलूंगा अगर तुम्हें, जैसे गुड़हल का नाम मैं बोल रहा हूं, चाइना रोज जिसे कहते हैं और जिसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। इसके नाम जो हैं अलग अलग देशों में, इंडिया में ही बात करें तो अलग अलग बोले जाते हैं। कहीं जौबा बोला जाता है जैसे कोलकाता में, कहीं मंडारा बोला जाता है, कहीं पद्माचारिणी बोला जाता है, कहीं उड़हल बोला जाता है तो कहीं गुड़हल बोला जाता है। अलग अलग इसके नाम हैं। सोच कर देखो ना, एक ही हमारा इंडिया और इसमें ही अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं तो उसके नाम चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन नेम। क्या ऐसा चल पाता पूरी दुनिया में? मानकर चलो कोई साइंटिस्ट हमारे यहां आता और किसी स्पीसीज को डिस्कवर करना चाहता, नाम तो सब लोग अलग अलग बोलते तो नाम भी नहीं हो पाता जो पूरी दुनिया में एक जैसा नाम हो। इसके लिए यहां पे नोमेनक्लेचर सिस्टम को आना पड़ा। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? कोई भी स्पीसीज है अगर हम उसे नाम दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर। बड़ा सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना होता है, फिर नोमेनक्लेचर करना होता है और फिर क्लासिफिकेशन करना होता है। जो सीक्वेंस चलेगा वो यही चलेगा। पहले आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे तुम? जनरल कैरेक्टर्स को देखो, चाहे वो रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, उसके बारे में देखो और उसको बोल दिया जाएगा क्या? आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होगा? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो स्पीसीज अगर हमने आइडेंटिफाई किया है उसका जो नेमिंग करेंगे हम उसको क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोला जाता है। आखिरी चीज क्लासिफिकेशन। अगर स्पीसीज इतने ज्यादा हैं तो पॉसिबल नहीं है ना एक साथ पढ़ना, तभी तो हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम तक का बनाया है। तो उसमें क्या करेंगे हम? क्लासिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं हम? 18 लाख स्पीसीज इस दुनिया में थे, लेकिन 18 लाख स्पीसीज को हमने बस 5 से 6 किंगडम में डिवाइड कर दिया, या ओवरऑल बोले भी तो 5 किंगडम में हमने उसे डिवाइड कर दिया। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में हमने उसे डिवाइड कर दिया। तो बात आती है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? नेमिंग। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? जनरल कैरेक्टर्स को देखो और स्पीसीज को पहचान लो। अब इसके बाद क्या हुआ? नोमेनक्लेचर में ही 2 तरह की चीजें हैं, एक तो ICZN है और एक ICBN है। यहां पर बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है, सर यहां पे फॉर और ऑफ क्या है ये चक्कर? देखो भाई, फॉर कभी नहीं होता है, ऑफ होता है। यहां पे NCERT की टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसा कभी ऑप्शन में तुम्हें नहीं मिलेगा कि ऑफ एक मिलेगा एक फॉर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। दोनों में अगर बात करें तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये दोनों चीजें यहां पे मिलती हैं। बात आती है क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है ICBN ICZN? नहीं, ये दोनों किताबें हैं। ये दोनों किताबें हैं, इन किताबों में रूल्स लिखे रखे हैं।
कोड का मतलब ही क्या होता है, रूल्स वगैरह जितने भी हैं वो दोनों इस किताबों में जिक्र होगा। तो इसमें जैसे आईसीबीएन, इसमें जितने भी प्लांट्स हैं तो उनका नाम जिक्र होगा, कैसे कैसे रूल्स होंगे, और बाकी जडन में क्या होगा, जूलॉजी के नाम से उनका होगा। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके पहले नोमेनक्लेचर के कई सारे सिस्टम आए, नाम देने के कई सारे सिस्टम आए, लेकिन सारे सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। जिक्र करूंगा पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर का। पॉलिनोमियल मींस एक के कई सारे नाम वहां पे होंगे, ये सिस्टम पूरी तरह से इनवैलिड माना गया, वैलिड था ही नहीं ये सिस्टम। सोच कर देखो ना, जैसे मानकर चलो मैंगो है तो मैंजीफेरा इंडिका आज होता है, तो इसके कितने सारे नाम तुम याद रखोगे, बिल्कुल लंबे चौड़े, उसके कैरेक्टर्स वगैरह भी नाम में ही डाल देते थे, ये चीज नहीं चला। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था कार्ल वॉन लीने, कैरोलस लीनियस जिन्हें आज जाना जाता है, उन्होंने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मींस कितने नाम, दो नाम। बाइनोमियल मींस दो नाम, एक नाम को बोला जाएगा जेनरिक नेम और दूसरे नाम को बोला जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कैरोलस लीनियस कि अपने नाम जो था उनका कार्ल वॉन लीने, उसको भी उन्होंने दो वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, कैरोलस लीनियस में जाकर कन्वर्ट कर दिया। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कितने हो गए, दो नाम हो गए, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। अब यहां पर एक बात समझनी है, अगर जेनरिक नेम बोला जा रहा है तो जेनरिक नेम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जेनरिक नेम का मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब होता है इंडिविजुअल कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर इसका मतलब होता है। जैसे मैं अगर तुमसे बोलूंगा सोलैनम, सोलैनम, तुम पहचान ही नहीं पाओगे मैं टमाटर की बात कर रहा हूं या बैगन की बात कर रहा हूं या आलू की बात कर रहा हूं या मैकोई की बात कर रहा हूं, तुम समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला ट्यूबरोशम तो तुम बात समझ जाओगे भाई कि हाँ ट्यूबर लाइक कैरेक्टर है तो पोटैटो की बात चल सकती है। मैं बोलूंगा तुम्हें, अगर मैं बोलूंगा इंडिका तो तुम समझ जाओगे इंडिका एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, यहां से किसी की बात पता चल सकती है। तो डायरेक्ट क्या बोलना है, जेनरिक नेम से ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पता चलता है और स्पेसिफिक एपिथेट से कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर यहां पे पता चलता है। आज पूरी दुनिया में यही नाम चल रहा है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैंगो है, मैंगो के एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैंगो का साइंटिफिक नेम है जिसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा नहीं है, इसे मैंजीफेरा पढ़ते हैं हम, मैंजीफेरा इंडिका। अब ये इंडिका वर्ड से क्या पता चल रहा है, इंडिका कोई स्पेसिफिक एपिथेट बोला गया है, स्पेसिफिक का मतलब होता है खास। इंडिका वर्ड से हमें पता चल रहा है कि जो मैंजीफेरा इंडिका है ये इंडियन ओरिजिन का है। बात समझ में आई। और मैंगीफेरा से क्या पता चलता है, इससे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पता चलता है। ऐसे ही सोलेनम ट्यूबरोशम, सोलेनम में कई सारे प्लांट के कैरेक्टर आ गए, टोमेटो का भी, पोटैटो का भी, ब्रिंजल का भी, मैकोई का भी, सब कुछ का आ गया। ठीक है, यहां पे जो मैंजीफेरा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे जो इंडिका है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। अब यहीं पर बच्चे दिक्कत करते हैं, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिका इज अ और पहला ऑप्शन हो अगर स्पीसीज, और गलत जाएगा, वो जाएगा ही नहीं कभी आंसर। इंडिका का अपना कोई वजूद नहीं है जब तक उसके पहले मैंजीफेरा ना लगे। मींस स्पेसिफिक एपिथेट का अपना कोई वजूद नहीं है जब तक उसके पहले वहां पे जेनरिक नेम ना आ जाए। इंडिका किसी गाड़ी का भी नाम हो सकता है, इंडिका किसी और का नाम भी हो सकता है। तो इसलिए इंडिका का वजूद तभी है जब उसके साथ में मैंजीफेरा आता है। इंडिका का अपना कोई वजूद नहीं है। अगर मैं इंडिका को बोलूं स्पीसीज नहीं बोल सकता, मैंजीफेरा इंडिका एक स्पीसीज है, मैंजीफेरा एक जीनस है, ऐसे हमें बोलना होगा। यही एनसीईआरटी की यहां पर बात है। अब बात आती है रूल्स क्या फॉलो करेंगे हम। नोमेनक्लेचर में तो कई सारे रूल्स हैं, तो हमारे एनसीईआरटी ने बेसिक 5 रूल के बारे में यहां पे बताया है। 4 रूल्स तो 1 2 3 4 दे रखे हैं, 5वां रूल तुम्हारे सामने ये वाला है। ये भी एक रूल है जो कि 5वां रूल है। पहला रूल क्या कहा जाता है कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होंगे, अब मैं बायोलॉजिकल नेम्स को क्लियर कर दूं, अगर प्लांट होगा तो बोटेनिकल नेम, अगर एनिमल होगा तो जूलॉजिकल नेम होगा। तो हम बायोलॉजिकल नेम का मतलब दोनों आ गए। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। अब बात करते हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं इस दुनिया में, तो लैटिन वर्ड का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, लैटिन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज है तो इसमें कोई चेंज नहीं की जा सकती, इसलिए लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक का भी यूज होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस में लैटिन को बोलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है। लैटिन लैंग्वेज को दे दिया गया प्रेफरेंस। ये लैंग्वेज इस दुनिया से गायब होने वाली थी,
तो जब ये लैंग्वेज इस दुनिया से गायब होने वाली है तो इस लैंग्वेज को तो बचा कर रखना होगा ना, तो इसलिए हम वहां पे लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और उसको शो करने के लिए उसको हम किस फॉन्ट में लिखते हैं? इटैलिक्स फॉन्ट में हम उसे लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड, उनको लैटिन में करना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसलमेर की हो और चाहे वो कन्याकुमारी की हो और चाहे वो कहीं तिब्बत की हो। तो दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन से हमें मतलब नहीं है, हमें देखना होगा कि उसका ओरिजिन कहीं से हो, लेकिन हमें देखना होगा कि हमें उसे लैटिनाइज्ड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम शो कर रहे हैं लैटिन ओरिजिन को। दूसरी चीज, बायोलॉजिकल नेम में 2 वर्ड होते हैं, एक तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है, वो जो स्ट्रिकलैंड ने प्रपोज किया था, जैसे ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटेटा, ब्रासिका ओलेरेशिया, वो चीज अलग है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट वैसे है नहीं, लेकिन बस नाम याद रखना कि हाँ भाई जैसे कॉलीफ्लावर है तो ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटेटा है ना, तो ऐसे कई सारे नाम हैं, है ना। सॉरी, ब्रासिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस ये कॉलीफ्लावर के लिए, कैपिटेटा कैबेज के लिए और नॉलखॉल के लिए कॉलोरापा हो गया। बायोलॉजिकल नेम में 2 वर्ड होते हैं, पहले वर्ड को हम जीनस बोलते हैं, दूसरे वर्ड को हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। जो दोनों वर्ड होंगे बायोलॉजिकल नेम में, जब उसको हैंड रिटन, यहां पे क्या बात किया जा रहा है, जब हाथों से लिखते हैं जब हम पन्नों पे, तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, ये बताने के लिए कि उसका लैटिन ओरिजिन ये है, और जब प्रिंट करना है तो इटैलिक्स में करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, पहला वर्ड जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो सेकेंड वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये रूल में ये चीज बताई गई है। जैसे सबसे पहले इस डायग्राम इसको देखो, मैंजीफेरा इंडिका को जीनस है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, इसे कभी स्पेसीज मत बोलना प्लीज, इसे स्पेसीज मत बोलना। इंडिका को इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हो, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। मैंजीफेरा इंडिका को बोलो, स्पेसीज बोल सकते हैं, ये बात पक्की है। मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है। जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। दोनों को इटैलिक्स में यहां पे प्रिंट किया गया है, क्योंकि जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में ही प्रिंट किया जाता है। तो लग रहा होगा सारे में से फॉन्ट जो इसका है वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद ये रूल है, यहां पे नीट में आया हुआ है ये वाला रूल से क्वेश्चंस बहुत बने हैं। ये जो है ना 3 से 4 बार अभी तक नीट में 10 सालों में क्वेश्चन आ चुके हैं रूल से सिर्फ। नेम ऑफ द ऑथर, नाम है जैसे मानकर चलो मैंगीफेरा इंडिका लिन, मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये जो लास्ट में जो लिन लगाया गया है ये एब्रीविएटेड फॉर्म में लगाया गया है। एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब शॉर्ट में लिखना है, कितना शॉर्ट लिखना है ये रूल में कभी जिक्र नहीं किया गया। अगर मैं इसको LIN भी लिखूंगा डॉट ये भी सही है, अगर मैं L डॉट भी लिखूंगा ये भी सही है, अगर LI डॉट लिखूंगा ये भी सही है। बस फर्क क्या है कि हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। रूल जो किताबों में है वहां जिक्र है ही नहीं कि ये कितना एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना है। तो सारे ऑप्शंस यहां पे सही हो सकते हैं अगर इस तरह के भी ऑप्शन तुम्हें आते हैं तो। लीनियस को यहां पे क्रेडिट दिया गया कि लीनियस आपने डिस्कवर किया है मैंजीफेरा इंडिका को, तो आपको इसके लिए आपके नाम को यहां पे एक पहचान दी जाए कि आपकी जो आपके मरने के बाद भी आपको एक क्रेडिट यहां पे मिलता रहे, क्योंकि इनको डिस्कवर इन्होंने ही किया था, डिस्क्राइब इन्होंने ही किया था। तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिन। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन। बस ये याद रखना, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। कब लिखते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखते हैं। नेक्स्ट है भाई क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बारे में कहते हैं, तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम भाई? चीजों को ग्रुप करते हैं। कन्वीनियंट कैटेगरीज है हमारे पास टोटल 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे इनके बेसिस पे हम लोग इनको करेंगे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने के बाद। यहां पे एक वर्ड है एल्सेशियन, ये कुत्ते का एक स्पीसीज होता है, जैसे एल्सेशियन है, पैमलियन है, ऐसे कई सारे कुत्ते के स्पीसीज यहां पे होते हैं। अब यहां पर कुछ बातें एनसीईआरटी ने की है, वो समझने वाली है। ये सब बातें यहां पर समझना है भाई। देखो, सबसे पहले यहां पर जिक्र हो रहा है डॉग से, कैट से, वीट से, राइस से। ये 4 वर्ड को मैंने यहां पे कर दिया। ये जो चारों मैंने लिखे हैं, क्या इनको बोल सकता हूं मैं ये स्पीसीज हैं? जैसे डॉग कैनिस फैमिलियरिस है ना, कैट है तो फेलिस, और वीट है तो ट्रिटिकम एस्टिवम, और राइस है तो अरिजा सेटाइवा। अब देखना जरा यहां पे, ये जो चारों को मैंने गोले में डाला है, क्या ये स्पीसीज हैं? बात पक्की है। नेक्स्ट, मैमल, मैमलिया बोलते हैं इसे, जो कि एक टाइप का क्लास होता है। प्लांट और एनिमल मींस प्लांटी और एनिमेलिया एक टाइप का किंगडम होता है, एक टाइप का किंगडम।
अब एनसीईआरटी ने देखो कैसे यहां पे एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। डॉग, कैट, वीट, राइस, ये सब किस में आएंगे भाई? ये सब स्पीसीज के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, टोटल 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, तो स्पीसीज वाले में ये आ गए और मैमलिया क्लास में आ गया, और बाकी ये दोनों किस में आ गए? किंगडम में आ गए। क्या हमने कोई आसान तरीका चूज कर लिया ना, एक कैटेगरी चूज कर लिया ना, जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? डॉग की बात कर रहा हूं तो दुनिया के सारे डॉग इसमें आ गए। मैमलिया की बात कर रहा हूं तो इसमें मैमलिया एक क्लास है, तो इसमें सारे के सारे जितने भी ऑर्डर हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें ऑर्डर आ गए। ठीक है, मान के चलो कार्निवोरा आ गया, प्राइमेटा आ गया, सब कुछ आ गया इस क्लास मैमलिया में। अब यहां पर एक बात एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरत लिखी है कि साइंटिफिक टर्म इनके लिए क्या बोलेंगे? टैक्सा। मींस यहां पर जितने भी हैं सारे के सारे क्या बोल देंगे हम? टैक्सा। आगे सुनना, here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level। अरे लेवल तो अलग अलग है ना, कोई किंगडम लेवल पे है, कोई स्पीसीज लेवल पे है, कोई क्लास के लेवल पे है, अलग अलग लेवल तो हो ही गया ना। अब यहां देखना, wheat is also a taxa, similarly animals, mammals, dogs are all taxa, but you know that a dog is a mammal and mammals are animal। लास्ट लाइन बहुत ही खूबसूरत, एनिमल, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। अब दोनों टर्म को समझ लो, कैटेगरी क्या है और टैक्सा क्या है। कैटेगरी क्या है और टैक्सा क्या है, इस वर्ड को समझना जरा। जैसे मानकर चलो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, और इधर मैंने नाम ले लिया, मान के चलो किंगडम में ले लिया मैंने प्लांटी का नाम ले लिया, है ना, और यहाँ पे फाइलम की जगह डिवीजन होगा क्योंकि प्लांट में बोल रहा हूं। यहाँ पर मानकर चलो मैंने एंजियोस्पर्मी का ले लिया, और एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे ले लिया। ये जो चीज तुम इधर देख रहे हो, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो, ये चीज को क्या बोलेंगे? कैटेगरी। क्या बोलेंगे भाई? इस चीज को कैटेगरी बोलेंगे, और जो इधर वाली चीज होती है, इधर वाली चीज को बोलते हैं टैक्सा। अब लाइन सुनना, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। यहां पे अगर प्लांटी आया तो यहां पर क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्मी। यहां पर मानकर चलो क्लास की जगह मैं ले लूं डाइकॉट ले लूं, यहां पर ऑर्डर की जगह सैपेंडल्स ले लूं, फैमिली की जगह एनाकार्डियासी ले लूं, जीनस की जगह मैंजिफेरा ले लूं, और स्पीसीज की जगह मैंजिफेरा इंडिका ले लूं। बात समझ में आई? तो इसलिए एनसीईआरटी ने बोला है टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया गया है। ये प्रोसेस जो क्लासिफिकेशन की होती है, हम इसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि टैक्सोनॉमी में 3 चीजों को कंसीडर करते हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन को, एक नोमेनक्लेचर को, और एक क्लासिफिकेशन को। मैंने पिछली क्लास में भी ये चीज बताई थी। टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सबको अगर इसमें सबको जोड़ दिया जाए और साथ में इनके रिलेशनशिप देखे जाए दूसरे स्पीसीज से, और इनमें फिलोजेनी वगैरह भी जोड़ दिया जाए, पीछे के इवोल्यूशन से चीजों को जोड़ें, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ये चीज तो हुआ। इसके बाद यहां से लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कहती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, development process and ecological information of organism are the basis of modern taxonomic studies। अब यहां पर बात समझना, सबसे पहले तो एनसीईआरटी ने बोल दिया कि मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज है। पहले इनको बोलते क्या क्या है वो समझते हैं। इनको हम बायोसिस्टमैटिक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैंने बायोसिस्टमैटिक्स बोलते हैं। जूलियन हक्सले ने टर्म को प्रपोज किया था, बायोसिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, न्यू टैक्सोनॉमी, न्यू सिस्टमैटिक्स, ये सब चीजें हम इसको बोल सकते हैं। 1940 में वो प्रपोज किया था। सबसे पहले सिस्टमैटिक्स को ही प्रपोज किया गया, एनसीईआरटी ने उसको बाद में लिखा है। सिस्टमैटिक्स जो है, तो सिस्टमैटिक्स को लिनियस ने प्रपोज किया था। लिनियस ने सारी बातें बताई थी। सिस्टमैटिक्स में क्या होता था? टैक्सोनॉमी के स्टडी तो करते ही थे, मिस आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के स्टडी करते ही थे, साथ में दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश किया करते थे कि उनके पास्ट में और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि अगर वो भी स्टडी करें तो काफी चीजें सिमिलर देखने को मिलती हैं। ये चीज हुआ। सिस्टमैटिक्स में ज्यादा इंटरनल कैरेक्टर्स को नहीं लिया गया क्योंकि उस समय उतनी माइक्रोस्कोपिक जो चीजें हैं, माइक्रोस्कोपिक जो व्यू था वो उस समय नहीं था, क्योंकि तुम्हें मालूम है सेल मेम्ब्रेन पे ही तो 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वहां डिस्कवरी की जाती है। तो उसके आसपास ही, क्योंकि नॉल और रस्का जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना रहे थे तो लगभग 1940 के आसपास वो चीज बनी थी।
जूलियन हक्सले ने इस पे काम किया और उसने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो देखा ही, उसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा और उसके बेसिस पे उसने तैयार किया बायोसिस्टमैटिक्स। कोई तुमसे पूछे कि बायोसिस्टमैटिक्स में एक पैरामीटर यूज हुए हैं या बहुत सारे पैरामीटर, अरे एक नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सिस्टमैटिक्स की बात करेंगे तो लिनियस ने यूज किया था एक पैरामीटर जो कि एक्सटर्नल कैरेक्टर था, लेकिन जो बायोसिस्टमैटिक्स में चीज की गई वो एक नहीं था, कई सारे थे। साइटोटैक्सोनॉमी था जिसमें सेल्स को देखे जा रहे थे, क्रोमोसोम नंबर देखा जा रहा था। कीमोटैक्सोनॉमी था जिसमें प्लांट के अंदर मौजूद केमिकल्स देखे जा रहे थे। इसके बाद इकोलॉजिकल बेसिस पे चीजें देखी जा रही थी, एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे चीजें देखी जा रही थी, डेवलपमेंट जो भी चीजें हैं, तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? नियो सिस्टमैटिक्स में। एनसीईआरटी के फिर से लाइन पढ़ते हैं, वो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यहां पे लिया गया, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस में एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस को लिया गया और बाकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वगैरह को लिया गया। ये सब बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के। अब बात आती है, सर आपने तो ये बताया कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ये सीक्वेंस चलेगा। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बात सिंपल सी है। अगर आइडेंटिफिकेशन में मैं बोलूं तुमसे कि मुझे 180 लाख कैरेक्टर मिले हैं, 18 लाख ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, सबके अगर 10-10 कैरेक्टर मैंने लिए तो टोटल मुझे 180 लाख कैरेक्टर मिले। अगर मुझे उनका नोमेनक्लेचर करना होगा तो मैं तो 18 लाख का ही करूंगा ना नोमेनक्लेचर। अगर मुझे उसे क्लासिफाई करना होगा तो मैं तो उसको कर दूंगा 2 किंगडम में, 3 किंगडम में, 4 किंगडम में, 5 किंगडम में, 6 किंगडम में, आराम से उसे कर दूंगा क्लासिफाई में। सीक्वेंस तो यही सही है ना, पहले पहचानो, नाम रखो और क्लासिफाई करो। एनसीईआरटी क्या बोलती है वो समझते हैं। एनसीईआरटी बोलती है पहले कैरेक्टराइजेशन, बात समझ में आती है कि चलो ठीक है, पहला तो समझ में आता है कि आइडेंटिफिकेशन में भी तो वही किया जाता है, जनरल कैरेक्टर्स ही देखे जाते हैं, बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल सही, पहचानना ही होगा। उसके बाद एनसीईआरटी का थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो जाता है, पहले होना चाहिए था क्या? नोमेनक्लेचर, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं इंक, INC। एग्जाम में आते हैं अगर ऑप्शन, अगर इस तरह के ऑप्शंस अगर तुम्हें मिल जाएं कि 4 सीक्वेंस इसी में अरेंज करना है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही हम चलेंगे कि पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और फिर नोमेनक्लेचर। लेकिन अगर ऐसा सीक्वेंस दे रखा है तो इसमें हम लोग जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों दे रखा है तो इसमें हम लोग जाएंगे। बात समझ में आई? एक मिलेगा तुमको ऑप्शन कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगा तो यही लगाकर आ जाना, सिंपल सी बात है, सही होगा तुम्हारा। टैक्सोनॉमी कोई आज की बात नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स में ये जिज्ञासा शुरू से ही रही है, और भी ज्यादा जानने की, और भी ज्यादा जानने की। तो जो पहले के लोग थे ना, जब क्लासिफिकेशन वो करते थे तो वो यूज के बेसिस पे करते थे। 3 ही तो बेसिक जरूरतें पहले थी, आज भी यही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यूज के बेसिस पे यहां पे क्लासिफिकेशन जो है पहले चलता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, याद रखना। ह्यूमन बीइंग की बात अगर करें तो यहां पे सिस्टमैटिक्स की बात आती है। सिस्टमैटिक्स कुछ और नहीं है, टैक्सोनॉमी और प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। पुराने स्पीसीज को हम रिलेट करते हैं, इसी चीज को बोल दिया जाता है क्या? सिस्टमैटिक्स। तो सिंपल सा कह दूं, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी ये वाला बोला गया है, ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना, इसी के लिए एक टर्म आता है जो आगे सेकंड चैप्टर में तुम्हें एनसीईआरटी ने लिखा है। इस टर्म को क्या बोला जाता है? फिलोजेनी बोला जाता है इस चीज को। तो मतलब सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन भी आएगा, नोमेनक्लेचर भी आएगा और क्लासिफिकेशन भी आएगा, प्लस साथ में फिलोजेनी आएगा। तो यहां पर लिख लेना सिस्टमैटिक्स इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फिलोजेनी। लिनियस की एक किताब थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे एक किताब था इनका, ये बहुत ही किताब चली, शायद 1758 जहां तक मैं सही हूं। इसकी 10th एडिशन बहुत ही बिकी थी मार्केट में, 10th एडिशन बहुत ही पॉपुलर है सिस्टेमा नेचुरे की। अब जो सिस्टमैटिक वर्ड है, इसमें जो सिस्टेमा वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, उसके रिलेशनशिप वगैरह को एस्टेब्लिश करते हुए। ओके बच्चों, यहीं तक था हमारा आज ये चीज, और इसी से आज हम लोग 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं शाम 4 बजे। ये क्लासेस का शेड्यूल है, और जितने भी सेशंस अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में होने हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कुमार लाइव कोड यूज कर तुम कर सकते हो। पढ़ो तो एक दीवाने की तरह, क्योंकि तुम्हें इस दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। और ये मार्क्स का टारगेट जो है ये भूलना नहीं है, 360/360। बस मुझे 100 दिन तक 4-4 घंटे दो। ये इमेजिनेबल स्कोर है, अनइमेजिनेबल नहीं है। तुम आराम से इस स्कोर को हासिल कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग फिर अगले क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।